हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टुडेज एजेंडा इज़ टू कंप्लीट वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक। इसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। थोड़ा सा बेयर एक्ट भी देखेंगे हम ठीक से, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, मेजर जितनी भी है। ठीक है, इसके अलावा आप घटना चक्र को सप्लीमेंट करके इस पूरे टॉपिक को ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं ये पूछ रहे हैं कि शुड आई रीड बेयर एक्ट। यस, सेलेक्टिवली आपको पढ़ लेना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट भी। बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका ये नहीं कि 67A में क्लॉज 1 में किसी के क्या लिखा हुआ है, वो मैटर ये करता है कि आपको लेटर ऑफ द लॉ एक्चुअल वाला पता है कि नहीं पता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है क्या नहीं दिया है। मेजर आर्टिकल्स है उसका पता होना चाहिए, कभी भी ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा इसको, तो आपको एक रिवीजन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम बेयर एक्ट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हैं उनके। एंड थर्ड स्टेप में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे पूरे टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 टू 71। तो जगदीप धनखड़ जी हैज़ रिजाइंड रिसेंटली साइटिंग हैज़ रीजंस। अब इस पर तो क्या कहें, आगे चलते हैं। 67A का उन्होंने यूज़ करा कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था, तो इसको यूज़ करा जाता है। हम आगे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें, बट ये आपको याद करना है 100% इस बार के लिए। ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एंडिंग हिज टर्म प्रीमेच्योरली। उनका जो टर्म एक्चुअली में था वो 2027 में खत्म होना था। 2022 से लेकर के 27 तक का उनका टर्म था, बट ये रिजाइन। नो टाइम इज प्रिस्क्राइब। रेजिग्नेशन एकदम से इफेक्टिव हो जाता है जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है दैट इज़ कि एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे वो होंगे सीपी राधाकृष्णन जी, एंड इंडिया ब्लॉक के कौन होंगे, बी सुदर्शन रेड्डी जी। हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस की अगर हम बात करें कि रेजिग्नेशन कब हुआ है मिड टर्म में, तो देखो ये कुछ स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन में इस बार। तो वी गिरी जी ने दिया था टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। आर वेंकट रमन जी ने सेकंड ये वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द टर्म, एंड जगदीप धनखड़ जी इज द थर्ड वन। तो मानसून सेशन स्टार्ट हुए पहले दिन पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये जरूर याद कर लेना तीनों चीज़। सब जगह रिपोर्ट भी हुई है, ये सारे के सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने भी कराया है इसको, और इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम वैकेंसी फिल करने की बात करें तो नो टाइमलाइन इज फिक्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, अनलाइक द 6 मंथ रूल फॉर प्रेसिडेंट। ये आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है 62 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 मंथ्स के अंदर चुनाव होने और उसके बाद नया जो प्रेसिडेंट होगा वो आ जाएंगे। इसी से हमें ये भी पता लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पद पर, जैसे उनकी वैकेंसी आ गई उनके ऑफिस में, तो 6 महीने के लिए रह सकते हैं। ठीक है ना, अभी आगे आएगा ये सब, टेंशन मत लो। और इलेक्शन कमीशन जो होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्शंस फॉर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एसटीवी के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अमंग द एमपीज। ये सब भी हम करेंगे, अभी ओवरव्यू दे दिया आपको। टर्म एंड री इलेक्शन एलिजिबिलिटी, इसको देख लेते हैं। टर्म जो है वो 5 years का होता है वाइस प्रेसिडेंट का, बट ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ऑफिस में जब तक उनका जो सक्सेसर है वो आ नहीं जाता है। ठीक है, जैसे लेट से किसी वजह से इलेक्शन कुछ दिन डिले हो गया, तो जब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में। एंड ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बाध्यता ये नहीं रखता है कि आपको लिमिट्स दे रखी है कि आप वाइस प्रेसिडेंट इतने बार ही बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो साइलेंट ऑन फ्यू मैटर्स, इंक्लूडिंग कि हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट when a vacancy occurs in the office of the Vice President of India before the expiry of his term or when the Vice President acts as a President of India। तो अगर उनकी टर्म से पहले, जैसे उनका ऑफिस जो होता है वो खाली हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है वहाँ पे, जैसे कि अभी हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा कि इस सिचुएशन में कौन उनकी जगह लेगा। या फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी वजह से खाली हो जाता है तो उन्हें बनना ही है, इसीलिए तो उनका पद ही रखा गया है, तो वो बन जाएंगे, तो फिर उस टाइम पे कौन रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ही केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट दिखता है। The only position in the constitution is about the vice president's function as the chairperson of the council of states। तो राज्यसभा के जब वो चेयरमैन बन रहे हैं तो उसके के पोजीशन को फिल करने के लिए ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो ले लेंगे उस पोजीशन को, बिकॉज राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस में से, है ना। इनफैक्ट सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो राज्यसभा की चेयरमैनशिप ही है उनकी। फिर देखते हैं रिमूवल। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वहाँ से शुरू होगा राज्यसभा से। पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ इट मेंबर एट दैट टाइम, मतलब कि हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम करेंगे जिक्र ठीक से आगे।
एंड अग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल। अग्रीड टू मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्पज मे बी मूव्ड ओनली आफ्टर अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 14 डेज। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको वाइस प्रेसिडेंट को ये प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो ये तो हो गया ओवरव्यू। अब हम जाते हैं बेयर एक्ट के अंदर। बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? तो बेयर एक्ट के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं वैसे हम डायरेक्टली, तो वहाँ पर पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के द यूनियन का चैप्टर है। पार्ट 5 को याद कर लो अभी से कि यूनियन है उसके अंदर, वैसे भी पता होगा आपको। उसमें चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव का, उसी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल, इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस, इस सब के बारे में जिक्र करा गया। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ तो ये कि वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री एंड उनको हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी बोला जाता है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। तो ये याद रखना कि सुपरफ्लुअस हाइनेस किसको बोला जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को बोला जाता है। अब देखो सबसे पहले आर्टिकल पे आते हैं बेयर एक्ट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63 आर्टिकल जो है हमें वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट के आर्टिकल में लिखी हुई है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीधी बात है, 63 आर्टिकल में लिखा है। अब जो 3 होता है वो 6 का आधा होता है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के आधे होते हैं। 3 इज हाफ ऑफ 6 एंड वाइस प्रेसिडेंट इज हाफ ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरीके से याद करो 63 से शुरू हुई कहानी कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उनका जो इंपॉर्टेंट रोल है सबसे ज़्यादा, वो पहले दे रखा है इन्होंने 64 पे कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्स ऑफिशियो है मतलब कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज डायरेक्टली आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो 64 में क्या है, 6+4, देखो यहाँ पे नंबर से करने की कोशिश करेंगे हम। 6+4 इज 10 एंड राज्यसभा में अगर आप देखते हो तो 10 ही लेटर्स हैं, ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करो। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी करेंगे बात अभी। Provided that during any period when the vice president acts as a president or discharges the functions of the president under Article 65, he shall not perform the duties of the office of chairperson of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowances payable to the chairman of the Council of States। सीधी सी बात यह है कि जब अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन में एक्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको जो अलाउंसेस मिलेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट वाले नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, जब वो उस काम को कर ही नहीं रहे। सीधी सी बात है, चेयरमैन वाले भी नहीं मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट वाले भी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के तो मिलते नहीं है, उनको चेयरमैन के पैसे मिलते हैं, इसको भी देखेंगे अभी आगे। तो वो पैसा उनको नहीं मिलेगा, उनको प्रेसिडेंट के अलाउंसेस मिलेंगे उस टाइम। आर्टिकल 65 देखिए, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पर सारे वो केसेस दे रखे हैं कि कब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनना पड़ सकता है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करना पड़ सकता है। तो पहले तो आर्टिकल 65 की बात करते हैं। तो देखो 6 को रिलेट करो वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि ज़्यादा लेटर्स इसके अंदर है, और 6 बड़ा होता है 5 से। और 5 को रिलेट करने की कोशिश करो प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो वीपी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यही 65 आर्टिकल में कहा भी है। तो 6 को वीपी से करो और 5 को पी से करो, मतलब प्रेसिडेंट से करो और वाइस प्रेसिडेंट से करो, रिलेट करने की कोशिश करो, अभी याद हो जाएगा ये एकदम से। तो पहले क्लॉज में क्या है, इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, the vice president shall act as the president until the date on which a new president is elected by the provisions of this chapter। मतलब कि जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स में लिखा होगा उसके हिसाब से, तो जब तक वो नहीं आते हैं जब तक वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्लॉज देखो, when the president is unable to discharge his functions owing to some absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his functions। तो ये सेकंड कारण दे दिया कि कब आपको काम करना पड़ सकता है। थर्ड देखो, vice president shall during and in respect of the period while he is so acting as or discharging the function of president shall have all the powers and immunities of the president and by law be entitled for emoluments, allowances, privileges। ये मैंने बताया दिया आपको, जब वो प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं तो उनको सारे emoluments उसी के हिसाब से मिलेंगे। आगे देखिए, अब बात आती है आर्टिकल 66 की। तो दिस इज अबाउट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब 66 से आप देखो चुनाव में 6 लेटर्स होते हैं, तो ऐसे करके याद करो 66। आपको इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रेन कर लेना है कि आर्टिकल जैसे सीधा लिखा रहता है ना कि 66, तो आपको डायरेक्टली याद आ जाना चाहिए। मतलब ऐसे आप अगर याद करने बैठोगे कि 63 फिर 64 65 फिर 66, ये तरीका भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इतनी ट्रेनिंग हमारी हो जानी चाहिए मल्टीपल प्रोविजंस के थ्रू कि हम डायरेक्टली 66 से बता दें कि भैया इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात है, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। अब देखो मेंबर्स लिखा है, इलेक्टेड नहीं लिखा, नॉमिनेटेड नहीं लिखा, मेंबर्स लिखा है। इसका मतलब दोनों, बोथ आर अलाउड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों कर सकते हैं, और बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट
बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये जो वोट होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें विप जो होते हैं पार्टी के, दे हैव नॉट द ट्रेडिशनल रोल दैट दे यूजुअली एक्सरसाइज व्हेन दीज काइंड्स ऑफ वोटिंग आर कंडक्टेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। और आजकल बात भी चल रही है, कई सारे जो नेता हैं वो अभी के चुनाव में ये कह रहे हैं कि भाई सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, तो अपने हिसाब से डाल दो देख करके कौन सा कैंडिडेट है। यूजुअली होता नहीं है वो, क्योंकि पार्टी की जो इंटरनल विप्स होती है वो इस काम को करवाते हैं कि भाई सारी वोट ठीक से पड़े, जिस कैंडिडेट को पार्टी सपोर्ट कर रही है उसी के पक्ष में डालें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के लोग, है ना। अगला देखिए, वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर or of any state, and if member of either house of parliament or house of legislature of any state is elected vice president, then he shall be deemed to have vacated his seat. तो उसके नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो उस सीट को वेकेटेड माना जाएगा क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। एंड ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे एक्सेम्पशन भी है इसमें, अभी देख लेंगे इसको। इससे पहले आप देखो 66 में ही और क्या कहा गया है, एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने कंडीशन डाली है कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 ईयर्स की एज हो गई हो कंप्लीट आपकी, और आप खुद भी क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये तीन अगर आपकी पूरी हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हो। नेक्स्ट, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट्स। अब इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर पढ़ो कि फॉर दिस आर्टिकल अ पर्सन शैल नॉट बी डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन ओनली दैट ही इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और मिनिस्टर ऑफ आइदर यूनियन और एनी स्टेट। इसका मतलब ये सारे जो भी ऑफिस हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं, इसमें अगर कोई भी है तो वो चुनाव लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स दे विल हैव टू वेकेट देयर पोजीशन, जैसे अगर वो मिनिस्टर है पहले और वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो दे विल बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, तो वो पोजीशन छोड़ देंगे उसको। तो ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते, एग्जेम्प्टेड। अब रिवीजन कर लो जल्दी से। 63 क्या है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। 64 क्या है, राज्यसभा। 65 याद आ गया, वाइस प्रेसिडेंट टू बी प्रेसिडेंट। 66 याद आ गया, चुनाव, 6 लेटर्स। आगे चलो, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो टर्म की बात हो रही है, टर्म है 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स ऐसा लिखना सीखो आप। कैसे लिखते हो, वैसे तो 5 ईयर्स पूरा लिखते हो ना 9 लेटर्स में, आप 5 ईयर्स को 7 लेटर्स में लिखना सीखो। 5 और वाई आर एस लिख देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे ही लिखना। 67 का जो 7 है उसको आप इससे रिलेट करो कि उनका टर्म है, और टर्म कितना है, 5 ईयर्स का है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रादर, shall hold the office for a term of 5 years from the date on which he enters his office. A vice president may by writing under his hand address to the president resign from his office. तो 67 का एक क्लॉज हो गया जो यूज करा गया था, दिस इज फॉर रिजाइनिंग। बट रिमूवल का जिसमें दे रखा है वो है क्लॉज बी, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the House of People. So effective majority of Rajya Sabha and simple majority of House of People. ठीक है, बट नो सच रेजोल्यूशन शुड बी मूव 14 डेज। अभी ये हम कर लिए हमने इस पर पहली बार। इसके बाद आर्टिकल 68 देखिए। आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है 68 में, और दूसरा क्या कह रहा है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द पर्सन जो कैजुअल वैकेंसी को भर रहा है। कैजुअल वैकेंसी को जो भर रहा है भाई, वो भले ही कैजुअल वैकेंसी को भर रहा है लेकिन वो पूरा टर्म पूरा करेगा अपना 5 ईयर्स का, ठीक है ना। जैसे मान लो बीच में छोड़ दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, तो अब ऐसा नहीं है कि जो उनका रिमेनिंग टर्म था उसको पूरा करेगा अगला बंदा, भाई पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हो गया तो अब तो उसको पूरा 5 साल आप करने दोगे ना। तो ये मैंने आपको यही बता दिया, लेकिन अभी आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो कितना पहले शुरू होगा ये प्रोसेस कि टर्म खत्म होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का, सो 6 to 8 वीक्स पहले इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है फॉर फिलिंग द वैकेंसी, ताकि ये काम 2 महीने में वो खत्म कर ले और जो ब्रेक नहीं आने दे, मतलब कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का एक टर्म खत्म हुआ और दूसरे का शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखो बाय लॉ जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है 1952 का, उसमें 60 डेज की बात करी गई है, यानी कि 2 मंथ्स की बात। 60 डेज उसमें लिखा है ऑन द 60th डे, ऐसे करके लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। तो अब लेकिन हमें याद करना है 6 to 8 वीक्स कर लेते हैं, इसलिए हम 8 वीक्स, है ना। 7 8 56, 60 डेज, 56 डेज तो हो ही गए, ऐसे करके याद कर लेना 60 डेज। एक्चुअली में 60 डेज है वैसे, ठीक है, 60 डेज या 2 मंथ्स जो भी है, पर आप 6 to 8 वीक्स करके याद कर लो कि इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है फॉर फिलिंग द वैकेंसी।
तो 6 to 8 वीक्स पहले काम शुरू हो जाता है फॉर फिलिंग द वैकेंसी। तो इसका क्या मतलब हुआ, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो अब देखो 68 का पहला क्लॉज क्या कहता है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो पहले शुरू करना है, लेकिन वो इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस जो दिया हुआ है, प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। ठीक है, क्लॉज 2 देखो 68 का ही, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट occurring because of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible। तो यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, as soon as possible लिखा हुआ है। आफ्टर द occurrence of the vacancy and the person elected to fill the vacancy shall subject to the provisions of the article 67 be entitled to hold office for the full term of 5 years। तो यही मैंने आपको कहा था कि जो वैकेंसी पूरी होगी जब इलेक्शन हो जाएगा तो वो रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं, पूरे टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, अगला देखो 69। तो 69 में सीधा ओथ दे रखा है और एफर्मेशन है वाइस प्रेसिडेंट का कि आई सो एंड सो डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड स्लैश, इसकी जगह आप सोलमनी अफर्म बोल सकते हो, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इस तरीके से होती है ओथ। तो 69 तो देखो 6 और 9 दोनों इन्वॉल्व है इसमें, बोथ आर इन्वॉल्व, 6 एंड 9 बोथ आर इन्वॉल्व। तो बोथ और ओथ ये दोनों राइम कर रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो, 69 इज ओथ। अगला चलो आर्टिकल 70 पे। आर्टिकल 70 इज अबाउट कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी को अर्जेंसी भी बोल सकते हो आप, अर्जेंसी है 7 लेटर्स, तो 70 हो गया 7 अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंस फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। तो कुछ और कंटिजेंसी हो गई, तो ये कह रहे हैं इसके लिए प्रोविजन बना दिया आर्टिकल 70 में कि पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया गया, उसके अलावा भी कोई ऐसी अर्जेंसी बन जाती है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का रोल लेना पड़े तो बना सकते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या हो रहा है देखो, दिस आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ वैकेंसी एट द सेम टाइम इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और द एब्सेंस ऑफ बोथ बाय एनी अदर रीजन। तो देखो क्या हुआ था 1969 में, दोनों ऑफिस खाली हो गए, तो जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे ही एक्टेड एज द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो रोल है वो खाली नहीं रहना चाहिए, है ना, वरना फिर जो लेजिस्लेशन प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो तो चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं हो तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगला देखिए आर्टिकल 71। सो 71 इज मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो दोनों के बारे में है। तो मैटर्स याद कर लेना, 71 मैटर्स, 71 मैटर्स, 1971 वैसे भी मैटर करता है आपको काफ़ी ज़्यादा, है ना, पता ही होगा आपको हिस्ट्री से, तो ऐसे करके याद कर लो। इसमें क्या है, पहला कि जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट निकल करके आते हैं इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, खत्म कहानी। और अगर किसी वजह से उनका जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का वो डिक्लेयर हो जाता है वॉइड, यानी कि गलत है, वो गलत तरीके से चुनाव हुआ, कुछ भी उसमें खामी आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो भी ऑफिस में उस समय पे काम किया तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, वो रहेगा। ठीक है, जिस दिन तक डिसीजन आएगा उस दिन तक का काम रहेगा, इट विल बी वैलिडेटेड, इट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। ठीक है, subject to the provisions of this constitution parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of president or vice president। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इनके इलेक्शन से रिलेटेड, ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो पार्लियामेंट का ही काम है लॉ बनाने का, है ना, तो उन्हीं को ही दी जाएगी जिम्मेदारी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर आप उसका प्रोसेस चेंज करना चाहते हो, वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी बातें हैं ऑब्वियसली, लेकिन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर्स, रेगुलेट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते पार्लियामेंट की हटाई दे चुनाव, है ना, दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसके प्रोसेस में कोई चेंज कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसकी बात करी जा रही है। और उसी के लिए प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 करा भी गया था। ठीक है, इसमें सब चीज़ें दे रखी हैं, भाई रिटर्निंग ऑफिसर कैसे आएगा, डिपॉजिट कितना रखना है, नॉमिनेशन कितना होना चाहिए, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, वो सब चीज़, कितना समय पहले, ये सब तो बताना पड़ेगा ना यार, आर्टिकल में सब चीज़ थोड़ी मेंशन करी जा सकती है। ऐसे ही देखो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी हैं 2013 के, जिसमें ये प्रोसेस दिया गया है कि पिटिशन अगर आप फाइल करते हो कि आपको इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो कैसे करी जाएगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं। ठीक है, और 5 जज की बेंच होगी, वो बैठेगी, इसके सुनेगी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ें देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में है, ये क्लियर IAS से मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
तो इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में बना रखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये यूजुअल इन्फॉर्मेशन ही है, बट उन्होंने बना रखा था तो मैंने वहीं से डायरेक्टली लिया, इसलिए मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक, देखते हैं आप इंटरेस्टिंग बिट्स क्या क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years? यस, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ रहा, जब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, अगली देखो, हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इस मैटर के ऊपर, ये भी हमने देख लिया। Who performs the duty of vice president when a vacancy occurs in the office of vice president of India when the vice president acts as the president of India? तो president of India की तरह act कर रहे हैं तो भी constitution silent है इसके ऊपर। Who performs the vice president function as the chairperson of the council of states राज्य सभा when a vacancy occurs in the office of vice president of India? इसके बारे में जरूर कहता है वो कि भाई डेप्यूटी चेयरपर्सन जो होंगे वो करेंगे। आगे देखो, सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की फॉर हिज रोल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, उनको सैलरी मिलती है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन के रूप में मिलती है। सैलरी फिर कितनी है एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन की? तो 4 लाख रुपए है, पहले 1.25 होती थी, ये 2018 में बढ़ा दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर कितने मिलेंगे? इंडियन प्रेसिडेंट को जितने पैसे मिलते हैं उतने मिलेंगे, 5 लाख रुपीज़। पर उनको वो पैसा नहीं मिलेगा फिर राज्यसभा वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, कभी 9 लाख रुपए कर दो। चलो, कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट in the election and removal process of the vice president? Yes. For the presidential election, nominated members cannot participate. ये याद रखना है आपको, वैसे भी पता होगा आपको प्रेसिडेंट के बारे में, है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकते हैं पार्टिसिपेट वाइस प्रेसिडेंट की में, लेकिन प्रेसिडेंट की में नहीं करते। आगे देखो, वाइस प्रेसिडेंट इज नीदर एन इलेक्टेड नॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये आपको स्टेटमेंट के तौर पर भी पता होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में वाइस प्रेसिडेंट इज नीदर एन इलेक्टेड और नॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा but being the chairperson of Rajya Sabha can he cast a vote? Yes, chairperson can cast a vote in case of equality of votes. जब equality होगी तो उस टाइम पे कर सकते हैं। Next, how can the vice president of India be removed from his office? The vice president can be removed from his office by resolution of the Council of State passed by a majority of all the then members of council and agreed to by House of People. But no resolution for this clause may be moved unless 14 days have taken place and notice उनको दे गया वाइस प्रेसिडेंट को, उससे पहले नहीं किया जाएगा। ये हम कई बार देख चुके हैं इस डॉक्यूमेंट में। अब देखो, कुछ मैंने कंपाइल करी हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। तो एक तो उनके लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 20 इलेक्टर होने चाहिए, 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, और 15K का डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 में, जिसका मैंने अभी जिक्र करा। इसमें बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं, व्हेन, हाउ, रिटर्निंग ऑफिसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन इसमें है। फिर इसके अलावा देखो, इफ द office falls vacant by resignation, removal, death, otherwise, then election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy. The newly elected vice president remains in office for full term. ये मैं बता चुका ऑलरेडी आपको। अगली चीज़ देखो, vice president acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death, or otherwise. He can act as president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. तो ये देखो, ये भी हमने जिक्र करा कि 6 महीने के लिए रह सकते हैं वो। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रह सकते वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनके। तो ये कहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन? आर्टिकल 62 के क्लॉज 2 से, उसमें लिखा हुआ है 6 मंथ्स, उसको पढ़ लेना आप। फिर देखो, 2018 में पार्लियामेंट ने उनकी सैलरी बढ़ा दी, राज्यसभा के जो चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, 1.25 लाख से 4 लाख कर दी। अब देखो, जो पर्सनैलिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो कृष्णकांत जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे टू डाई इन ऑफिस। फिर एस राधाकृष्णन जी के 2 टर्म्स थे और मोहम्मद हामिद अंसारी जी के 2 टर्म्स थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों ऑफिस में उनकी डेथ हुई थी। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी एंड बीडी जट्टी, उस टाइम पे उन्होंने एज प्रेसिडेंट एक्ट करा था। इसके अलावा देखो, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन जून 1960 व्हेन द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ऑन अ 15-day टूर टू यूएसएसआर। तो जब वो यूएसएसआर गए थे तो उनके फंक्शंस एस राधाकृष्णन जी ने करे थे। एंड उसके अलावा भी जब वो बीमार थे उस टाइम पे भी करे थे। ठीक है, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी हिस्ट्री है, कभी किसी जगह क्वेश्चन में आ जाए स्टेटमेंट, कोई थोड़ा आपको ऐसा 30 मार्क खान एग्जामिनर मिल गया तो आ सकते हैं। इसके अलावा देखो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड थ्रू 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड एट अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग एक होती थी, उसमें जाकर के इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता था वाइस प्रेसिडेंट का, बट ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस था। ठीक है, इसलिए इसको 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से गिव अवे कर दिया गया। ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है लास्ट में, वहाँ से मैंने इसको उठाया, तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना।
फिर देखो अनअपोज कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन अनअपोज बने थे, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, ये सब अनअपोज बने थे। इसके अलावा देखो रिमूवल का जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ इस कन्फ्यूजन को क्लियर। कई बार ये हो जाता है, लोग स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाले यूज़ करने लगते हैं वर्ड्स जब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, सॉरी। रिमूवल इज बाय राज्यसभा रेजोल्यूशन passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by लोक सभा। तो देन मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा माइनस वैकेंसीज जो होंगी, ठीक है। तो एग्जांपल अगर राज्यसभा में 245 स्ट्रेंथ है और 45 सीट्स मान लो कि वैकेंट रह गई, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई 200। तो अगर ये होना होगा तो कितने से हो जाएगा, 101 एमपी से हो जाएगा, ठीक है, रिमूवल। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी होगी इसमें। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इट इज़ नॉट ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के केस में होती है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता, ये भी याद रखना है आपको। तो वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव थ्रू इफेक्टिव एंड सिंपल, ये याद रखना। अब एक बार देखो वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, ये यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा मुश्किल होती है ये सब चीज़ें ऑर्डर वगैरह याद करनी, पर प्लीज़ आपको कर लेना चाहिए ये काम, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी। एक तो सबके टर्म्स पढ़ लेना, ये मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें टाइम वेस्ट होगा, आप एक बार देख लेना। ऑर्डर आप नाम के हिसाब से याद करो। देखो जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राधाकृष्णन जी मीट्स अ तबला प्लेयर, तो सेकंड इज जाकिर हुसैन। अब ये अलग जाकिर हुसैन है जो एजुकेशनिस्ट है, लेकिन फिर भी आप ऐसे करके याद कर लो। एंड अगेन प्लीज़ हर्ट मत होना इसमें से कोई भी अगर पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कुछ थोड़ा ऑड स्टेटमेंट लग जाए, ये सिर्फ याद करने के लिए है ना। अगला देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है, ही मीट्स अ तबला प्लेयर व्हेन ही वाज गोइंग ऑन अ माउंटेन पाथ। जब वो माउंटेन पाथ पर जा रहे थे तब उनको तबला प्लेयर मिले। तो राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गिरी से याद कर लो माउंटेन, एंड पाथ से पाठक। तो ऐसे याद कर लो, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और पाठक। अब आप डायरेक्टली नाम भी याद कर पाओगे जब आप ऐसे ट्रिक से कर लेते हो एक बार, ठीक है ना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन मीट्स अ तबला प्लेयर दैट इज जाकिर हुसैन ऑन माउंटेन वीवी गिरी पाथ, गोपाल स्वरूप पाठक। इसके बाद देखो लास्ट में, अब ये तो सबको पता है ना, लास्ट अभी छोड़ा है जगदीप धनखड़ जी ने, उनसे पहले वेंकैया नायडू जी थे, उनसे पहले हामिद अंसारी जी थे, उनसे पहले ये शायद आपको ना पता हो कि भैरव सिंह शेखावत। तो ये आप याद कर लो, भैरव सिंह। तो BAND बैंड, तो लास्ट के जो चार हैं वो बैंड है। इनमें से भी आ सकता है, एक ईजी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई इन चारों का नाम दे दिया और क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बट दैट विल बी एन ईजियर क्वेश्चन, वो नहीं बनाएगा एग्जामिनर, वो और ऊपर से बनाएगा थोड़ा। अब देखो ये ऑर्डर दिख रहा है आपको, लास्ट के चार हो गए, ऊपर के चार हो गए। अब बीच के देखो, बीच में कौन है, BD जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण और कृष्णकांत। तो जट्टी से जाट ऐसे करके याद करो। तो जाट सबसे पहले कौन है, मोहम्मद, फिर राम, फिर शंकर, फिर नारायण और कृष्णन। तो सारे ये गॉड से रिलेटेड नाम है, इनको ऐसे करके ऑर्डर में याद कर लें, हो जाएगा सिंपली, है ना। फाइनली अब हम एक बार से सिर्फ जो वन लाइनर्स हैं उस फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his functions during casual vacancies in office or the absence of president। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 67 में टर्म, जैसे कि हमने कैसे याद करा था इसको, 5 YRS, ऐसे याद करा था, इसमें 7 लेटर है, ठीक है। 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन elected to fill a casual vacancy। 69 oath or affirmation by the vice president। 70 discharge of president functions in other contingencies। contingency की जगह हमने क्या यूज करा था, अर्जेंसी। तो इसमें कितने लेटर हैं, 7, आगे 0 लगा दो। 71 मैटर्स, ये हमने कर ही लिया था, 1971 बहुत मैटर करता है भाई हमको। तो अब रिवाइज करो फिर से हमारा जो तरीका है। 63 से हम कैसे कर रहे हैं, वीप इज हाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हाफ ऑफ प्रेसिडेंट है, ऐसे 3 जो होता है वो 6 का हाफ होता है। 64 में देखो 6 + 4 10 हो गया, और राज्यसभा में 10 ही लेटर्स हैं, तो वीप टू बी राज्यसभा चेयर। 65 हिज नेक्स्ट बिग रोल इज टू बी प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी, ठीक है। 6 और 5, तो वाइस प्रेसिडेंट टू बी प्रेसिडेंट ऐसे करके हमने करा है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हमने 6 से रिलेट करा, प्रेसिडेंट को 5 से करा। फिर 66, तो 6 लेटर्स हैं, चुनाव, हाउ डू वी चुनाव हिम या फिर इलेक्ट हिम, है ना। 67 तो 5 ईयर्स टर्म है उनका,
5 ईयर्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 68 में देखो वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वीप, तो इसमें हमने कैसे याद करा था कि 6 to 8 वीक्स। एक्चुअली में तो पता ही है ना आपको, 60 डेज और 2 मंथ्स ये है, लेकिन हम इसको याद करने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि 6 to 8 वीक्स। ठीक है, 6 to 8 वीक्स का टाइम है वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको शुरू कर देना चाहिए प्रोसेस, किसको, इलेक्शन कमीशन को, ताकि जब तक उनका टर्म एंड हो तब तक एक नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। अगला देखो 69, तो ये ओथ, तो बोथ हमने याद करा था, 6 और 9 दोनों है इसमें, 6 और 9 ये एक दूसरे के उलट है ना, तो बोथ इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ओथ ऐसे याद कर लो। 70 से अर्जेंसी कर ही लिया, 7 लेटर्स है, और 71 90 71 मैटर्स, तो मैटर्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हो गया याद। चलो अब एक बार सारी चीज़ स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा आज ही, सब चीज़ याद हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं कुछ भी यहाँ पे, जल्दी जल्दी बस बताऊंगा कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, ठीक है। डिस्प्यूट जितने भी होंगे उनके इलेक्शन से रिलेटेड किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 71 है ये। मैटर्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, याद आ गया, अभी याद करा था 1971 मैटर्स। फिर इलेक्शन अगर उनका वॉइड डिक्लेयर भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि उनके एक्ट्स जो होंगे वो इनवैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ जो नॉमिनेशन है वो 20 इलेक्टर्स करेंगे, 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, तब जाके आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। छठी चीज़ डिपॉजिट, तो 15 के आरबीआई। फिर देखो इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन इट। और पीआर प्लस एसटीवी, बल्कि मैं लिखना नहीं चाहता, पीआर प्लस एसटीवी और सीक्रेट बैलेट, ये सब याद आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट और सीक्रेट बैलेट। अगली चीज़ क्वालिफिकेशन क्या क्या है उनकी, सिटीजन होनी चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर की खुद की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि भाई मैं राज्यसभा का मेंबर भी बन सकूँ, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जो एग्जाम्पशन हैं वो कौन से हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर यूनियन में या स्टेट में किसी में, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास, और ये सारे एग्जाम्पशन है उसमें, ठीक है। अगली बात ओथ की आती है, तो उसमें बेयर एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज, ठीक। अगली चीज़ टर्म कितना है, 5 साल, रिजाइन किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगली चीज़ अगर हमें रिमूवल करना होगा उनका तो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इफेक्टिव मेंबर्स, और वहीं से शुरुआत होगी, एंड अग्रीड टू बाय लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी। राज्यसभा में ही ये रेजोल्यूशन लेकर के आया जाएगा, है ना। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और ग्राउंड कोई भी रिमूवल का जो है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको याद रखना है, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, और क्या है, वैकेंसी किस किस वजह से आ सकती है, एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गई, रिजाइन कर दिया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गई, या इसके अलावा और कोई रीज़न है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो राज्यसभा के, ये रिजेंबल करता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि जो जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जैसे कमला हैरिस थी, तो शी वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द सेनेट, जो उनका अपर हाउस होता है, ठीक है। ओथ वगैरह भी करवाते हैं वो सब, जो नए मेंबर्स होते हैं वही करवाते हैं। देन हाँ, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जैसे वेकेंट हो गया, किस वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, इम्पीचमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, या इसके अलावा और कोई रीज़न हो, जैसे प्रेसिडेंट इल हो गए, एबसेंट हो गए, तो वो उनकी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सैलरी होगी वो जो ड्रॉ करते हैं वो इन कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा करते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है इंडिया में। 2018 में 1.25 लाख से 4 लाख कर दी गई, पेंशन उनको 50% ऑफ हिज सैलरी मिलती है। इसके अलावा 17 पे अगर आप देखो तो व्हेन ही इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, तो सैलरी उनको प्रेसिडेंट की मिलती है, राज्यसभा की नहीं मिलती है, ठीक है, राज्यसभा की चेयरपर्सन की नहीं मिलती है। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की हमने बात करी थी, अ, अगर उसका कंपैरिजन अगर हम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट से करते हैं तो वहाँ पर बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है ही डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वेकेंट, इज ओनली फॉर द फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, ही मेरली इज सर्विंग एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका में, वो सर्विंग टर्म को एज अ प्रेसिडेंट करेंगी पूरा, जैसे अगर कमला हैरिस होती, बाइडन को अगर कुछ हो जाता बीच में या कुछ और, तो वो उनकी जगह पे प्रेसिडेंट बन जाती फॉर द रिमेनिंग टर्म, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है कि भाई 6 महीने तक रह सकते हो आप, फिर नया राष्ट्रपति चुनना ही होगा, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज स्टेट्स के भी जो हित हैं वो जुड़े हुए हैं प्रेसिडेंट से, तो हम एक ऐसे बंदे को ऑफिस में नहीं रख सकते जो कि उनके द्वारा नहीं चुना गया है ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
जो असेंबलीज हैं वो नहीं कर रही है ना पार्टिसिपेट। आई थिंक समझ रहे होगे आप ये बात, ठीक है। तो आई थिंक दैट डज इट। इसके अलावा और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ इसकी वाली बात भी मैंने बता दी थी आपको कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो जॉइंट सिटिंग में करेंगे ऐसा था, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम था और 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 से ये रिमूव कर दिया गया। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऐसे वन पेजर में लिख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ऐसे ही नंबरिंग करके उनकी आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। हमने 3 बार रिवीजन करा। सबसे पहले हमने करा एक ओवरव्यू, उसके बाद हमने बेयर एक्ट करा, एंड फाइनली हमने ये 1 to 19 करके इस पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। अब आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिए घटना चक्र में से जा करके, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप ऐड कर लीजिए। इसका अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। With that, we come to the end of today's video, and I hope you like it. Please like, share, and subscribe if you like the lecture. And I'll see you in the next one. Take care. Bye. President